हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर में यहाँ स्टार्ट कर किया हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो है और लगभग 3 से 4 वीडियो में यह मेरा चैप्टर ख़त्म होगा। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर वीडियो फर्स्ट है, लगभग 4 वीडियो में ख़त्म होगा। और जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ऐसे तो बहुत सारे उसमें पॉइंट है जो अलग अलग वीडियो में मेरा प्रोवाइड होगा। प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त एवं अदीप्त, प्रकिरणन, किरण पुंज के प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस जितने भी पॉइंट दिया गया है सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो में मैं डील करूँगा। अब देखिए, प्रकाश फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश पहले कहते किसे हैं? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कोई भी वस्तु को बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते हैं। जैसे अंधेरी रात में कोई वस्तु हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पर मुझे प्रकाश नहीं मिलता है। अगर वही हम टॉर्च जला के देखते हैं तो वही वस्तु हमको दिखाई देती है, क्योंकि जब हम वस्तु पर टॉर्च जब जलाते हैं तो वह टॉर्च की जो रोशनी होती है वस्तु से पहले जाकर टकरा करके फिर मेरे आँखों पर आती है और तब मेरी रेटिना उसको अच्छी तरीक़ा से देख पाती है और मैं अपनी आंखों से अच्छी तरह से देख पाता हूँ। तो प्रकाश जिस माध्यम से देखने की अनुभूति प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। एक लाइन में आपका आंसर हो गया। फिर प्रकाश का स्रोत, यानी जितने भी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रकाश के स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे सूरज, तारे। अब हम चांद नहीं लेंगे क्योंकि चांद जो है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए हम उसे प्रकाश के स्रोत की श्रेणी में नहीं देते हैं। जुगनू जैसे आप लोग जानते ही होगा, जिसका देहाती नाम है भगजोगनी जिसे हम बोलते हैं। ये सब प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। कि भगजोगनी जो जुगनू जो है उससे भी गॉड गिफ्टेड किया गया है, माने भगवान नहीं बनाया है, हम लोगों तो उसे बनाया नहीं है, यानी प्रकृति नहीं बनाया है। टॉर्च, मोमबत्ती, दिया, जितना भी सब है यह कृत्रिम स्रोत है, यानी इसे मानव निर्मित हुआ है और मानव ने इसे बनाया है। अगला पॉइंट है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश देती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखिए इसका जैसे में क्या होगा, यानी इसको आप ले सकते हैं। इसका जितना भी उदाहरण है प्रकाश के स्रोत, कृत्रिम हो या प्राकृतिक, इस सब के सब आपके इसके जैसे में चला आएगा, प्रदीप्त वस्तु के जैसे में। और जो वस्तु प्रकाश नहीं देती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें आपका ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, यानी जितने भी वस्तु है जो प्रकाश नहीं देती है उस सब के सब आपके चले आएंगे अप्रदीप्त वस्तु में। अब अगला पॉइंट है मेरा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब कभी कभी देखते होइएगा कि जब घना कोहरा होता है, मेरा मोटरसाइकिल जब उसे हम चलाते रहते हैं, लाइट जलाते हैं तो आगे की वस्तु नहीं दिखाई दे करके वहीं पे मेरे धुंधलाए दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है कि कोहरा जो होता है मेरे बाइक का जो लाइट होता है उसके कुछ भाग को अवशोषित करके वहीं पर बिखेर देती है, जिसके कारण हमको आगे की रास्ता नहीं दिखाई दे करके वहीं पर हमको कोहरा दिखाई देने लगता है और धुआं दिखाई देने लगता है। फिर आगे है धुआं। धुआं में टॉर्च जलाना, और धुआं में अगर टॉर्च जलाते हैं तो आगे की वस्तु नहीं दिखाई दे पाती है क्योंकि हमको धुआं ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर टॉर्च की जो रोशनी होती है उसके बहुत सारे रोशनी को अवशोषित करके वहीं पर बिखेर देता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। ये सब इसका डिफिनेशन लिखाए हुए हैं। वातावरण में धुआं, धूरा, धूलकण मौजूद रहते हैं जो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणों के कुछ अंश को अवशोषित करके बिखेर देती है। उस बिखराव को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप 1-2 बार में इसको याद कर सकते हैं। यानी एक साधारण सी भाषा है कि वातावरण में मौजूद धूरा, धूलकण जो प्रकाश के किरणों को अवशोषित करके बिखेर देती है उसे हम उस बिखराव को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। वातावरण में मौजूद धूरा, धूलकण जो प्रकाश के कुछ अंशों को अवशोषित करके बिखेर देती है, इस बिखराव को ही हम
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला है किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, एक इससे एक प्रकाश नहीं निकलते हैं, बहुत सारे प्रकाश के समूह निकलते हैं और इस प्रकाश के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज आपको बता चुके हैं कि किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के भी प्रकार होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी जो प्रकाश को पसार दे, अप कर दे, उसे हम अभिसारी कहते हैं। जैसे टॉर्च का लाइट, एक स्रोत बिंदु से हम जलाते हैं, बहुत सारे थोड़ा सा यानी जिस एरिया में जलता है उससे कहीं 4 गुना 10 गुना एरिया में वह जाकर के प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी आप टॉर्च का इस तरह फिगर देखेंगे, एक बल्ब यहाँ पर लगा रहता है लेकिन यहाँ से निकल कर थोड़ा दूर में भागता है, यानी क्या, एक पॉइंट है, आपका बिंदु है और प्रकाश की किरणें फैल रही है, यानी फैलने की प्रक्रिया को हम अपसारी कहते हैं। उसके बाद में इसको एक बार और डिफाइन कर देते हैं। एक प्रकाश बिंदु से प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आती है तो वह आकर के समांतर हो जाती है और इस समांतर प्रकाश को हम समांतर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में सूर्य से आ रही प्रकाश की किरणें, सूर्य से प्रकाश के आ रही प्रकाश की किरणें जो होती है वह हमेशा समांतर होती है और पैरेलल रेखा में गमन करती है, यानी इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, यही कारण है कि इसे समांतर कहते हैं। अभिसारी, अभिसारी जो किरण है और प्रकाश स्रोत से आकर के एक बिंदु पर मिलती है, इसे ही हम अभिसारी प्रकाश की किरणें कहते हैं। इन किरण, इस प्रक्रिया के किरण पुंज को हम प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी किसी स्रोत से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है और एक बिंदु पर जाकर के मिल रही है। इसका उदाहरण है कि एक लेंस रहता है, यानी जिसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, जो एक जगह प्रकाश को लेकर के गोट कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कागज पर हम लेते हैं, एक लेंस रखते हैं और कागज वहाँ से जल जाता है, यह अभिसारी किरण पुंज के कारण ही वो कागज जल पाता है। अगर यह प्रकाश किरणों को अगर एक जगह नहीं कर पाता तो अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न नहीं होती, और अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न नहीं होती तो वह जलता नहीं। यानी अभिसारी किरण पुंज जो है वह अभिसारी एक लेंस पर अभिसारित होकर के, यानी बाहर से बहुत सारे किरण आता है, उसको एक जगह जब कर देता है तो उसमें हीट उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारा गर्मी उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक दिया जलाते हैं तो थोड़ा कम उसमें उत्पन्न होता है, और वहीं 50 दिया जला दें तो उसका ऊष्मा और ज़्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे किरण पुंज को एक जगह केंद्रित कर देता है और इसके कारण कागज जल उठता है। इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बार और इसको डिफाइन कर दे रहे हैं कि एक निश्चित बिंदु से प्रकाश की किरणें फैल जाती है, इस फैलने की प्रक्रिया को ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर, दूर से आ रही प्रकाश स्रोत से किरणें हमेशा समांतर होती है और दोनों किरणों के बीच की दूरी हमेशा समांतर होती है, यानी बराबर होती है, आगे पीछे बढ़ाने पर भी बराबर होती है। इसका डिफिनीशन हम इस तरह दे सकते हैं कि दूर स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर होती है। अभिसारी, इसका भी अभिसारी किरण पुंज का भी हम उदाहरण दे सकते हैं डिफिनेशन रूप में कि प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें एक निश्चित बिंदु पर जब केंद्रित होती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, यानी उसका बहुत सारा मात्रा पार हो जाती है। जैसे आपका हवा में प्रकाश लगभग, यानी थोड़ा सा भी उसमें रुकावट नहीं होता है, हमेशा वह पार कर जाती है। ऐसे हवा में प्रकाश का चालक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड
कांच में होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, पानी में होता है 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन इस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम के रूप में जानते हैं कि बस अंशतः इसका रोक पाती है, बाकी जितना का जितना वो पार कर जाती है। यानी इस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम मानकर ही चलते हैं, कांच, हवा और पानी को। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे हम पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, हवा, पानी इत्यादि। और जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं, जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। उसके बाद है पारभासी। जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है, यानी पूरा पार नहीं कर पाता है, उसे हम पारभासी के नाम से जानते हैं, यानी पारभासी किरण कहते हैं। इससे उसका छाया अंशतः बनता हो। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज में हम तेल लगा देते हैं तो उसे प्रकाश अगर जलाते हैं तो कुछ ही भाग उधर पार कर जाता है, यानी धुंधलापन रूप में उधर छाया बनता है, पूरा छाया नहीं बनता है। घिसा हुआ कांच, उससे भी धुंधला दिखाई देती है। यानी जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है उसे हम पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी एक दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को हम दर्शाए हुए हैं। इसमें एक यह आपका प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है, इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आकर जो टकराती है दर्पण पर, उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके जो वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो दर्पण पर टकराती है वो आपतित किरण, जो टकरा करके वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो दर्पण पर लंबवत खड़ी रहती है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दंड, उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को हम परावर्तन कोण कहते हैं। हम इस कोण को परावर्तन कोण नहीं कह सकते हैं, यह गलत होगा। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। फिर आपका है नीचे आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब उपस्थित रहता है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। जिसको परिभाषित एक बार कर दे रहे हैं हम। आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आती है तो उस आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस तल में होता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसका नियम, इसके दो नियम हैं, इसी से दो नियम निकला हुआ है। यानी हमेशा आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, तो आपका यह फर्स्ट नियम हो गया, 1 नंबर नियम जो दिया हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर दूसरा नियम यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, उसे हम दूसरा नियम कहते हैं। यानी आप लोग को ये हमेशा पूछना ही पूछना है। इसका पूछने का जो तरीका है क्वेश्चन का, वो बोर्ड में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में देगा 1, 2, 3, 4, तो आप कितने बताएंगे? 2। या 1 नंबर यह क्वेश्चन पूछता है, या 2 नंबर में पूछना होगा तो इस तरह पूछेगा कि परावर्तन के नियमों को लिखें, तो हम इस दोनों नियम को लिख देंगे। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर अगला आपको अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में इतना ही आपको, फिर जो अगला